यूनिवर्सिटी तक मौजूद। प्रोफेसर इकराम, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि उर्दू के विकास में क्या क्या परेशानियां हैं और क्या सचमुच में ये जिस तरह से आप सपने या ख्वाब दिखा रहे हैं, क्या उर्दू की स्थिति ज़मीनी लेवल पर क्या यही है? हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। ब्रेक के बाद अपने खास कार्यक्रम चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं कद्दावर, उर्दू की कद्दावर शख्सियत और NCPL के नवनियुक्त डायरेक्टर प्रोफेसर ख्वाजा इकराम। प्रोफेसर इकराम, आप साहित्यकार हैं, आप एक राइटर हैं। देश में उर्दू की किताबों का छपना, प्रकाशन भी एक समस्या है। बड़ी मुश्किल से किताबें छप जाती है, अब उसके बाद उसका सर्कुलेशन वो एक समस्या बन जाती है। क्या सचमुच में देश में उर्दू किताबों का सर्कुलेशन जो है ना वो एक समस्या है? आप ऐसा मानते हैं? देखिए, इसको कई नहज से देखना पड़ेगा। जो मसाइल क्या हैं कि उर्दू की किताबें आज भी बिक रही हैं। जितने पब्लिशिंग हाउस पहले थे उससे दुगने तिगुने आज हैं पब्लिशिंग हाउस, और एक एक किताब की रीप्रिंट भी कई बार हो रही है। और हमने NCPL में भी कई हज़ार टाइटल छापे हैं और कई 100 टाइटल्स ऐसे हैं जो बार बार रीप्रिंट हो रहे हैं। और अभी हमने ये मंसूबा बनाया है, जो पुरानी किताबों के डिमांड ही आए हैं ना, तब तो हम वो मंसूबा बना रहे हैं कि वो किताबों को रिप्रिंट करें। किताबों के सर्कुलेशन का मसला ऐसा है कि देखिए, ओवरऑल सिर्फ उर्दू की किताबें नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान में बुक पढ़ने का जो कल्चर है वो बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन अगर ये अब पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो है किताब पढ़ने का कल्चर बहुत कम है। लेकिन आप यूरोप अमेरिका की तरफ चले जाएँ, आप देखिए ट्रेनों में चलते हुए, बसों में बैठे हुए, पार्कों में बैठे हुए लोग किताबें पढ़ते हैं। हमारे वहाँ तो सिर्फ ये है कि अगर MA उर्दू कर रहे हैं तो हम सिर्फ MA उर्दू की किताबें पढ़ेंगे, उसके अलावा तीसरी किताब पे हाथ लगाना जैसा गुनाह है, हम पढ़ते नहीं। किताबों में पढ़ने का कल्चर ही ख़त्म हो रहा है। तो ये समस्या हमारे पूरे देश की है कि जब हम बात करते हैं, बिल्कुल अर्जुन की तीर की तरह हम ये करते हैं कि आँख को देखना है, बाकी चीज़ों को नहीं देखना है। तो हमारा जो प्रोफेशन होता है उस तरह की किताबों को पढ़ना है, बाकी दूसरी किताबें, मैगज़ीन, अखबार, ये सब का चलन बहुत ज़्यादा नहीं हमारे वहाँ है। बावजूद इसके हमें खुशी होती है कि आप ये देखिए, NCERT में इतनी किताबें हैं जो सिलेबस की छपती हैं, है ना। डिमांड्स आ रहे हैं कि किताबें वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं। किताबें तो सैकड़ों में छपती हैं, हज़ारों में छपती हैं, हमारे वहाँ भी छपती हैं। लेकिन किताब पढ़ने का जो कल्चर है वो दरअसल और ख़ास तौर पर सीरियस लिटरेचर को पढ़ने का कल्चर जो है वो ज़रा सिमटा हुआ तो है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप आम कारी को कहिए कि वो सीरियस लिटरेचर पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि अगर आम कारी का टेस्ट ये है कि वो बहुत सीरियस लिटरेचर नहीं पढ़ सकता, तो हम उस तरह के लिटरेचर को भी प्रोड्यूस करें जो सेकेंड लेयर के कारी हैं, सेकेंड लेयर के रीडर्स हैं। उनके टेस्ट के मुताबिक हम अपने किस तरह से कल्चर को, हम अपनी ज़बान को, अपनी तहज़ीब को, अपने वक्त के तकाज़े को, सोशल इशूज़ को किस तरह से उस स्तर में जा करके एड्रेस कर सकते हैं, ये कोशिश की जानी चाहिए। यकीनन इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की है और हम चाहेंगे कि इस पर जो है मुल्क के जितने दानिशवर हैं, जो अदीब हैं, उस पर बैठ करके संजीदा तरीके से इस पर गौर करें और सोचें कि इसका क्या तरीका हो सकता है, ताकि वहाँ तक, उसके लेवल तक हम उतर के इन इशूज़ को एड्रेस कर सकें और किताबें उनको पहुँचा सकें। प्रोफेसर इकराम, आपका काम अनुवाद पर भी है और अनुवाद के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील मामला होता है, इसलिए कि अगर उसमें थोड़ी सी लापरवाही की जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो क्या सचमुच में अनुवाद का काम इतना दुश्वारकुन है? देखिए, तर्जुमे का काम सबसे मुश्किल है। अच्छा, तर्जुमा बुनियादी तौर पर हम उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, लेकिन अब ये देखिए कि होता क्या है कि एक कल्चर को दूसरे साउंड सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जो ज़बान क्या है, बुनियादी तौर पर ये साउंड सिस्टम है ना, लेकिन इस साउंड सिस्टम के पीछे हमारी पूरी तहज़ीब होती है। मसलन अगर हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हम ये कहते हैं कि हर रोज़ रोज़े ईद अस्त और हर शब बारात, तो ये वही समझ सकेगा जो इस कल्चर से, इस्लामिक कल्चर से वाकिफ़ हो। या जब हम ये कहते हैं कि सरस्वती का सम्मान किया करो, तो इसको हम 2 लफ्ज़ों में मानते हैं। एक तरफ ये है कि एक तो वो देवी भी है और दूसरा ये है कि विद्या की देवी है ना। तो हम हिंदुस्तान वाले तो समझ जाते हैं।
लेकिन दूसरी ज़बान में जब इसको ट्रांसलेट करना होता है, जिसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल है। अच्छा, उसी तरह से टेक्निकल टर्म्स जो हर रोज़ यहाँ नए नए इल्म आ रहे हैं, उसके टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं, उनको ट्रांसलेट करना और मुश्किल होता है। तो ट्रांसलेशन का काम यकीनन बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ट्रांसलेशन का काम उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये दरअसल हम एक दूसरे इल्म को, दूसरे फ़न को अपनी ज़बान में दरअसल मुंतकिल करते हैं, हम अपने दूसरी ज़बान में ले करके आते हैं। तो ये काम तो बहुत मुश्किल है, और दुनिया की तरक्की का राज ये है कि हमने दूसरी ज़बानों के उलूम व फ़नून को अपनी अपनी ज़बानों में कन्वर्ट किया है, अपनी अपनी ज़बानों में ले के आए हैं, मुंतकिल किया है। और ये सिलसिला जितना तेज़ बढ़ेगा उतनी ही तेज़ दुनिया चलेगी और उतना ही तेज़ वो मुल्क रहेगा। जिन ममालिक ने आज तक दूसरी ज़बानों के उलूम व फ़नून को अपनी ज़बान में मुंतकिल नहीं किया, वो कौम पीछे है, वो खित्ता पीछे है, वो मुल्क पीछे है। लेकिन आज सारी दुनिया में वाइस वर्सा आप देखिए, हर ज़बानों के एक दूसरी ज़बानों में लिटरेचर तर्जुमा हो रहे हैं, और ये कई लेयर पे हो रहा है। एक तो तहज़ीब को जानने के लिए, और दूसरा बाज़ार एक बड़ा फैक्टर है। आप ये देखिए ना कि अमेरिका में बैठे हुए, ब्रिटेन में बैठे हुए, जर्मनी में बैठे हुए, उनको उर्दू से अगर दिलचस्पी है, हम मान सकते हैं, ठीक है, दिलचस्पी उर्दू पढ़ने वाले। लेकिन एक और बड़ा तबका है जिनको हिंदुस्तान में अगर अपना बिज़नेस करना है, तो यहाँ की ज़बान तो उसको समझनी पड़ेगी, यहाँ के कल्चर को समझना पड़ेगा कि अगर हमें वहाँ जाके बाज़ार अपना बनाना है, तो उस यहाँ के कल्चर के एतबार से बनाना है। तो बाज़ार की भी एक ज़रूरत है जिसके तहत ज़बानें आगे पीछे हो रही हैं, और दूसरा हमारी तहज़ीबी ज़रूरत भी है जिसकी वजह से हमारी ज़बानें आगे पीछे हो रही हैं। इसमें ट्रांसलेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और ट्रांसलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो NCQL इदारा है, वो ट्रांसलेशन के मुख्तलिफ़ किताबों के, जैसे मैथमेटिक्स की किताब है, बायोलॉजी की किताब है, मेडिसिन की किताबें हैं, और कंप्यूटर की किताबें हैं, IT की जितनी भी किताबें हैं, उसको हम उर्दू ज़बान में लेके आ रहे हैं। जब ये किताबें अवेलेबल होंगी उर्दू के तलबा। प्रोफेसर इकराम, जैसे आपने कहा कि ट्रांसलेशन, अनुवाद एक मसला है, और इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जो है ना ये करना पड़ता है। आपका कुछ काम, जैसा कि मेरी याददाश्त अगर सही है, आपका काम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी उर्दू दुनिया को रोशनास कराना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि उर्दू में साइंस की और टेक्नोलॉजी की, स्पेस की किताबों की कमी है, या फिर उर्दू आबादी का रुझान इस तरफ कम है? दोनों बातें हैं, कमी भी है किताबों की, लेकिन किताबें तो आ सकती हैं ना। अगर आप डिमांड अगर करेंगे तो किताब आएगी, अगर डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे होगा, है ना। तो ये मार्केट का ज़माना है। तो एक तो रुझान नहीं है लोगों का, है ना। अगर रुझान है तो उर्दू के ज़रिए वो नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उर्दू से पढ़ करके, उर्दू मीडियम से पढ़ करके, उर्दू मीडियम में जो पढ़ना चाहते हैं उनका रुझान नहीं है, और हम उनको मोटिवेट भी नहीं कर रहे हैं, और हम उनको मटेरियल सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे मौलाना आज़ाद भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, और दूसरे इदारे कर रहे हैं कि IT की किताबें, नए उलूम व फ़नून की किताबों को ट्रांसलेट करके उर्दू ज़बान में लाया जाए। जब किताबें भी आ जाएंगी, और साइमल्टेनियसली हम ये काम कर रहे हैं, सिर्फ किताब छाप देना अहम नहीं है, बल्कि पहले हम मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि पहले पढ़ने वाले तो तैयार हो जाएं। किताब तो हम मार्केट में ले आएंगे, छाप सकते हैं, लेकिन छापने से फ़ायदा क्या अगर वो डंप हो जाए। तो हम साइमल्टेनियसली दोनों काम कर रहे हैं कि किताब तैयार भी करा रहे हैं, और पढ़ने वाले लोगों को तैयार भी कर रहे हैं। प्रोफेसर इकराम, उर्दू आबादी के लिए आपका संदेश? हम ये कहते हैं कि अपनी तहज़ीब को, आज पूरी दुनिया में कल्चरल क्राइसिस है, लैंग्वेज का क्राइसिस है, कि आज पूरी दुनिया में हर कल्चर ये चाहता है कि दूसरे पर वो हावी हो जाए। आज हमारी हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, जो सभ्यता है, ये पूरी दुनिया में अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ ज़िंदा है। और इसको कहते हैं हिंदुस्तान जो है धरती, जो इस धरती को कि आस्था और भक्ति की धरती है, और ये कंपोजिट कल्चर की धरती है। ये चीज़ें अगर आपको इस आइडेंटिटी को बरकरार रखना है, तो उर्दू ज़बान को बरकरार रखना पड़ेगा। इसलिए कि उर्दू ज़बान में ये विरासत मौजूद है, इसलिए कि उर्दू ज़बान उस वक्त की पैदाइश है जिस वक्त में हिंदुस्तान तश्कीली मराहिल से गुजर रहा था। कंपोजिट कल्चर को बनाने में और कंपोजिट कल्चर को फ़रोग़ देने में इस उर्दू ज़बान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसलिए आज अपनी आइडेंटिटी के साथ ज़िंदा रहना किसी भी कौम और किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और उर्दू चूँकि इस चीज़ों से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, लिहाजा हमें अपनी उर्दू की आइडेंटिटी के साथ, उर्दू तहज़ीब के साथ, उर्दू शनाख्त के साथ ज़िंदा रखने के लिए उर्दू पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, उसको प्रमोट भी करना चाहिए। ये हमारा आज का संदेश होगा। प्रोफेसर ख्वाजा इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर ख्वाजा इकराम, जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, एक शिक्षक और एक कद्दावर, उर्दू की कद्दावर शख्सियत, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे साथ अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं कि उर्दू ज़बान देश और दुनिया में तरक्की करे। इसी आशा और उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं अपना यह ख़ास कार्यक्रम चर्चा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
इसी